हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ माई सेल्फ महनाज नूरी, और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदी सामान्य हिंदी के पेपर में। जो आपका मतलब पूरी तरह से क्या हुआ है आपके साथ, हमने आपको इसमें स्वर और वर्ड और ध्वनि जो भी थे वो उसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी को मन लगाकर कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जहां हमारे पास 4 महीने पूरे बचे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम जो है वो हमारा घट रहा है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको तैयारी में क्या करना है, तैयारी को डबल स्पीड से करना है। आपको जो आपकी जीएस की तैयारी चल रही होगी उसको तो आप कर ही रहे होंगे, साथ में अपना जो हिंदी में जो आपको टाइम देना है 2 घंटे का या 3 घंटे का, उसको भी आप मन लगाकर क्या करिए, हिंदी की भी तैयारी करते रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो अगर आप हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको मेरिट में सिलेक्ट होने में क्या हो जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो ये पहली कोट देख लीजिए जो आपको शायद मोटिवेट कर पाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। यानी यहाँ पर तैयारी करने वालों की एक भीड़ है, लेकिन आपको क्या करना है, उस भीड़ से बाहर निकल के आना है। आप अपने क्या करना है, आप भीड़ का हिस्सा, हम भीड़ का हिस्सा अभी हम क्या है, भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जब हम भीड़ का हिस्सा कब, भीड़ से बाहर कब निकल के आएंगे, जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, यानी जब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। तो आपको उस भीड़ से निकल कर आना है और अपने आप को, अपनी शख्सियत को क्या करना है, उस काबिल बनाकर अपनी मंजिल के थोड़ा सा पास लेकर आना है। और आप अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहिए, और बीटीएस टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ पूरे यानी 24 आवर्स आपके साथ खड़ी हुई है। जो भी कहीं भी डाउट आता है आपको आपको क्या करना है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का व्यंजन वर्ड। पहले हमने क्या किया था, अपने जो शुरुआत के क्लासेस थे उसमें हमने क्या किया था, हमने वहां पर अपने स्वर वर्ड को कंप्लीट किया, अपनी ध्वनि को कंप्लीट किया, और अक्षर जो भी वर्ड माला में स्वर वगैरह थे उनको हमने क्या कर लिया था, पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है वर्णमाला से ही, वो क्या है, व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड क्या है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंसोनेंट्स। इसके बारे में थोड़ा तो हमने वहीं पर पढ़ लिया था कि व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी व्यंजन व्यंजन एक ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से ही उच्चारित कर सकते हैं। या इस तरीके से इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वर वर्ण पर आश्रित होते हैं और अपना उच्चारण करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी हम किसी भी तरह से कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हम व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता से उच्चारित कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें इसके उच्चारण में क्या करना, हमें इस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो हमारी ये ऊपर वाली लाइन तो ऐसे ही क्लियर हो गई कि जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। जैसे हमने स्वर को डिवाइड किया था 13 और 11 में, उसी तरह हम क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण को भी क्या करते हैं, अलग अलग बांटते हैं। जिसमें हमारा क्या रहता है, हमारे हिंदी वर्णमाला में जो लेखन के आधार पर हमारे जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52। यानी जो हमारे 52 वर्ण हैं ये हमारी हिंदी की वर्णमाला में होते हैं। इनके इसमें क्या होता है, हमारे 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे 11 स्वर होते हैं। और हमारे 13 स्वर कब होते हैं, जब हम उसमें अयोगवाह यानी अंग आह को मिला देते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि हमारे कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे हो जाते हैं 13। लेकिन वही अगर क्वेश्चन किया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे कितने आ जाते हैं, 11। 4 क्या होते हैं हमारे, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे डिटेल्स के साथ में। और हमारे 4 क्या होते हैं, और हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर तो हमारी कितनी हो जाएगी, 52। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन करता है कि उसमें स्वर कितने होते हैं, तो 11। अगर दूसरा क्वेश्चन होता है कि अंतस्थ कितने होते हैं, संयुक्त कितने होते हैं, तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, इनकी संख्या 4 रहती है। अनुसार जो हमारा अनुसार वर्ण होता है, अनुसार जब मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बताया तो वहां पर बताया था कि अनुसार क्या होता है, वहां पर एक
एक अनुस्वार होता है जिसको हम इस तरीके से, इसकी मात्रा कैसी होती है, इस तरीके से। अब क्या हमारा है, एक विसर्ग होता है, हमारा एक क्या होता है, एक विसर्ग होता है, और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ये वाला। मतलब हम आधार लंबवत रूप में क्या करते हैं, दो मात्राएं, दो अंग की मात्राएं, यानी ये आहा बन जाता है। 25 हमारे क्या होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, 25 हमारे क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। यानी अभी हम 52 वर्ण में ही चल रहे हैं, 52 वर्ण को ही हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करके दिखा रहे हैं कि कौन से वर्ण कितने कितने होते हैं, जो आपको टोटल मिलाकर 52 बना देते हैं। अब 4 क्या होते हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। और 2 हमारे क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन। हमारे 2 वर्ण कैसे होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब इनको टोटल करके देख लेते हैं, ये हमारे टोटल हो कितने गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे 11 स्वर थे, स्वर हमारे कितने थे, 11, ठीक है। और हमारे अंतस्थ कितने हैं, 4, अंतस्थ कितने हो गए, 4। और हमारे संयुक्त कितने हो गए, ये भी हमारे 4 हो गए। और हमारा एक क्या हुआ, एक अनुस्वार हुआ। और हमारा एक क्या हुआ, एक हमारा विसर्ग हुआ। एक हमारा क्या हुआ, 4 हमारे अंतस्थ हुए, 4 हमारे संयुक्त हुए, और एक हमारा अनुस्वार हुआ, और एक हमारा विसर्ग हुआ। और 25 हमारे क्या हुए, स्पर्श व्यंजन हुए, जो का से लेकर मां तक होते हैं। और हमारे 4 क्या हुए, ऊष्म व्यंजन हुए। और हमारे 2 क्या हुए, द्विगुण व्यंजन हुए। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 9 और 17, 17 और 5, 18, 19, 22, 23, 24, 25। तो ये हमारे हो गए 52, ठीक है। ये हमारे इतने हो गए। अब आगे देख लेते हैं हमारे क्या है। आपको पता चल गया कि हमारे 52 वर्ड कैसे बन गए। अब देख लेते हैं हमारा जो नोट है, इसको आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से यहाँ पर इसको देखना है कि नोट में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो नोट वाली चीजें होती है ना, वो मोस्टली रटने वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये हमें अपने आप से ही समझ में आ जाती है कि इसमें क्या है। परंपरागत रूप से, यानी जो हमारी हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से जो है, उसमें व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, उसमें 33 व्यंजनों की संख्या होती है, जो हमारे का से लेकर, ये हलंत होगा यहाँ, हमारे का से लेकर मां तक मानी जाती है। अब इसमें कितने स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे अभी भी 25 थे, और हमारे यहाँ पर भी कितने होंगे, 25 ही रहेंगे। और हमारे अंतस्थ व्यंजन के कितने थे, यहाँ पर 4 थे, और यहाँ पर भी हमारे कितने थे, हमारे यहाँ पर भी 4 ही थे। और हमारे ऊष्म व्यंजन कितने थे, वहां पर भी 4 थे, और यहाँ पर भी 4 थे। लेकिन हमें इसमें डिफरेंस क्या है, सारी चीजें तो वही हैं, लेकिन इसमें क्या था, इसमें हमें 52 वर्ण दिखाने थे, लेकिन यहाँ पर परंपरागत रूप से जो हमारे 33 वर्ण हैं, यहाँ पर उनको हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो ये हमारे 25 हो गए, ये हमारे 25 हो गए, और ये हमारे 4 हो गए, और ये भी हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हमारे अब कितने हो गए टोटल मिलके, 8 और 5, 13, 2 और 1, 3। अब ये हमारे कितने वर्ड हो गए, ये हमारे 33 वर्ड व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ड हमारे कितने हो गए, 33 हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, यानी 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, और ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, और यहाँ पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। बस आपको ये चीज रटनी नहीं है, क्योंकि जो चीज यहाँ पर है वो चीज यहाँ पर है। और जब आपको अयोग वह बताया था, वहां पर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि अनुस्वार क्या है और आपका विसर्ग क्या है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, परंतु। अब क्या कह रहा है, पॉइंट को देखिए आप, क्या कह रहा है पॉइंट में। ये कह रहा है जब, परंतु
जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है। क्या किया जाता है? जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है। अभी तक हम क्या कह रहे थे? टोटल वर्ड पूछ रहे थे और परंपरागत रूप से कितने व्यंजन होते हैं वो कर रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहा है? कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, तब हम उत्क्षेपित व्यंजन यानी दो जो हमारे उत्क्षेपित व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये हमारा डा और हमारा ये ढा, ये होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको भी हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और संख्या हमारी कितनी हो जाती है? हमारी संख्या 39 हो जाती है। अभी तक हमारी संख्या कितनी थी? 33 थी, लेकिन हमने क्या किया? इसमें 2 ये जोड़ दिए और 4 ये जोड़ दिए, तो हमारी कितनी हो गई? 39। तो हमारे कितने स्वर कितने थे? हमारे वहां पर 33 थे और हमने 2 यहाँ पर और ऐड कर दिए और हमने 4 यहाँ पर और ऐड कर दिए, तो हमारे कितने हो गए? 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 3 के 3, यानी ये हमारे 39 हो गए। यानी वही चीज है, आपको सिर्फ क्या करना है? वो चीजें जो आपने पढ़ी कि अंतस्थ कितने होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखना है। बस क्या करना है? यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बनता है आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पर इनको ऐड करते हुए चलना है। बस वहां पर कुछ चीजें जो 52 वर्ड थे उसमें टोटल पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया था कि ऊष्म कितने हैं और आपके स्पर्शी कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, विसर्ग कितने हैं, वो टोटल थे। लेकिन अब यहाँ पर हमसे क्या कर रहे हैं? कुल व्यंजनों की संख्या पूछ रहे हैं जो हमारे 39 है। हमने इसमें क्या कर दिया? हमने इसमें सिर्फ उत्क्षेपित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को जोड़ दिया, तो हमारे ये कितने हो गए? 39 हो गए। अब देखिए व्यंजन के रूप, व्यंजन के रूप कितने होते हैं? जैसे ये आपको क्या किया था? जब मैंने शुरू की क्लास ली थी तो उसमें भी आपको बताया था कि हलंत और बिना हलंत के जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ड। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है? आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना है। व्यंजन के 2 प्रकार या 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है स्वर सहित व्यंजन। एक हमारा क्या होता है? स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन कैसा होता है? स्वर सहित व्यंजन हमारा यह होता है जिसमें हम हलंत नहीं लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? हलंत का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाता है? स्वर सहित व्यंजन, यानी इसमें एक स्वर है और किसी भी व्यंजन के उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें स्वर आता ही आता है, यानी कोई भी व्यंजन बिना स्वर के साथ जुड़े हुए उच्चारित नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्वर सहित है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया? हल नहीं लगाया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे? का, इसके नीचे हल लगा देंगे और फिर क्या करेंगे? आ, क्योंकि अभी मैंने कहा आपसे कि मतलब किसी भी व्यंजन वर्ड के साथ स्वर आता ही है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हुआ स्वर सहित व्यंजन, यानी बिना हलंत वाला वर्ड। अब देखिए दूसरा रूप इसका क्या होता है? यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्यंजन के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं, एक स्वर सहित और एक स्वर रहित। तो हमारा दूसरा क्या है? स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन में कौन सा आ जाता है? स्वर रहित व्यंजन एक हमारा, हाँ, स्वर रहित व्यंजन जिसमें स्वर ना हो, मतलब इसको हम बोल उच्चारित तो नहीं कर सकते लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें स्वर ना हो उसको प्योर व्यंजन कहेंगे। जैसे ये हमारा हो जाएगा का, टा और का, इस तरीके से। अब जब हम इसके नीचे हल लगा लेते हैं, किसी भी व्यंजन वर्ड के नीचे क्या करते हैं? हल लगा लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्वर रहित, यानी इसमें कोई भी स्वर नहीं है। उसका उच्चारण करके देखेंगे तब तो स्वर आएगा, लेकिन जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे? हल लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। और हाँ, इसको नाम बदल बदल के पूछता है कि स्वर रहित व्यंजन को पूर्ण व्यंजन भी, स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं? पूर्ण व्यंजन, क्योंकि इसमें स्वर भी है और व्यंजन वर्ड भी है। और स्वर रहित व्यंजन को क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन, स्वतंत्र व्यंजन, यानी जब कोई अपने मतलब किसी पर आश्रित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वतंत्र, तो ये स्वतंत्र व्यंजन हो गया। और इसी को क्या कहते हैं? आधा व्यंजन या अर्ध व्यंजन, क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता है। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जब हम डायरेक्ट लिखते हैं व्यंजन वर्ड में कोई भी हलंत नहीं लगाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण व्यंजन हो जाता है। और इसका जब भी हम खंडन करेंगे, जब इसको वर्ण विच्छेद में देखेंगे तो इसके साथ हमारा स्वर वर्ण आएगा ही। और स्वर वर्ण हमारा कई रूपों में आ सकता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, का के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ ऊ वर्ण आ गया, का के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर ई वर्ण आ गया, स्वर वर्ण आ गया। अगर यहाँ पर हम ऋण की मात्रा लगाएंगे, इस तरीके से इसके अनेक रूप होते हैं जो हमने पढ़े थे पीछे।
अब देखिए हलंत, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, ये वही पॉइंट है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। हल लगने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और अर्जंत क्या है? इस चीज को आप याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार बना लीजिए कि अजंत, स्वर से होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता है, स्वर से ही व्यंजन होता है, ये आपको क्लियर हो गई। तो क्या करना है, आपको बिल्कुल तैयारी पे फोकस करना है और आपका जो स्टडी टाइम है उसको क्या करना है, बढ़ा देना है। लेकिन साथ में क्या करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ने में अब इतनी बुरी तरीके से जुड़ जाए कि आपको होश ही ना रहे कि हमारी हेल्थ कैसी है। और ऐसा क्या होता है, जब हम लास्ट टाइम पे पहुंचते हैं अपने एग्जाम के, तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है। उससे क्या करता है, जो हमने तैयार किया था वो तो हम, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत इधर उधर उलट फेर हो जाती है। यानी जब आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपको चीजों को याद करने में आसानी होगी। तो आप अपनी नींद पूरी करिए और अपने खाने पर अपनी डाइट को मेंटेन रखिए, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। और बीटीएस क्लासेस से तो आप जुड़े हैं, तो आपको यहाँ से जो भी फ्री बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहां से पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करिए। देखते हैं अब हमारा क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी जो हम व्यंजनों को बांट रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इनको हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। जिसमें हमारे जो मुख्य होते हैं, उसमें पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या होता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। जैसा कि आप समझ रहे हैं, स्पर्श, स्पर्श करना यानी छूना। स्पर्श का अर्थ क्या हो जाता है? छूना, छूना। ठीक है, स्पर्श का अर्थ हो गया छूना। और व्यंजन आप जानते हैं, व्यंजन क्या है? जो हमारे वर्ड होते हैं 39। अब क्या कर, इसको स्पर्शी व्यंजन, इसको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से, हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान, स्पर्श, जब कोई चीज स्पर्श करते हैं हम, तभी तो, जब कोई चीज छूते हैं उसी को तो स्पर्श बोलते हैं। अच्छे स्पर्श होते हैं, गलत स्पर्श होते हैं, तो वही चीज, स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, यानी टच करना। मुंह के स्पर्श का मतलब छूना, टच करना या रगड़ना। मुंह के किसी विशेष स्थान से, जब हम शब्दों का, वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा जो होती है वो फेफड़ों से, फेफड़ों में जाती है सबसे पहले। लेकिन जब बाहर आती है, जो हमारी वायु जो है बाहर आती है, तो कहाँ से टच, कहाँ से करती है, कहाँ से स्पर्श होती है? कभी तो हमारे कंठ से स्पर्श होती है, यानी गले से। कभी हमारे मूर्धा से, यानी हमारे तालू से। और कभी हमारे दांतों से, यानी दंत को स्पर्श करती है। या हमारे होंठ को यानी ओष्ठ से। तो क्या ये जो हमारी चीजें हैं, यहाँ से ही हम क्या करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं। और हमारी जो उच्चारण करने में जो वायु निकलती है, वो हमारे कभी कंठ से स्पर्श होती है, कभी हमारी मूर्धा से स्पर्श होती है, और कभी हमारे दंत या कभी हमारे होंठ से। और इसको हम क्या करते हैं, इसको जैसे हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, उन्हीं के हिसाब से इनको सेट भी किया गया है। जैसे पहले हमारा कंठ आता है, पहले क्या आता है हमारा? कंठ। जैसे आपको इस तरीके से आपकी बुक में दिया रहता है डायग्राम, इस तरीके से ये आपका डायग्राम बना रहता है। तो सबसे पहले क्या आता है? कंठ। सबसे पहले क्या आता है? यहाँ से ऐसे कंठ आता है, ये कंठ हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? ये जो यहाँ से हमारा जो तालू रहता है ऊपर का, ये ऐसे करके, ये, तो ये हमारा मूर्धा हो गया। अब फिर हमारा कहाँ पे आ जाती है उच्चारण की जो वायु है, वो हमारे कहाँ पे टकराती है? हमारी दांतों से। फिर दांतों से बाहर कहाँ से आ जाती है? हमारे ओंठ से होती हुई बाहर आ जाती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले क्या आ गया? कंठ, कंठ। फिर उसके बाद हमारा हो गया मूर्धा। फिर हमारा उसके बाद हो गया, उसके बाद हमारा हो गया दंत। उसके बाद हमारा हो गया होठ या ओष्ठ। ठीक है, ये हमारा क्रम रहता है। अगर इसको उल्टी तरफ से लाएं तो हमारा ओष्ठ से शुरू होगा, अगर हम इसको इधर से ले जाएं तो हमारा कंठ से होगा। यानी पहला जो रहता है वो हमारा कंठ रहता है, और हमारा जो लास्ट का रहता है वो हमारा
ओष्ठ रहता है। अब आगे क्या होगा, आगे इनका उच्चारण स्थान भी होगा कि कहाँ से कौन कौन से वर्ड उच्चारित किए जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया स्पर्श व्यंजन क्या है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन ये सब इसी के नाम है। अब देखिए जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे, का से लेकर, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे हो जाते हैं का से लेकर मा तक, का से माँ तक। अगर आप इसको हलंत लगाना चाहें ऐसे करके तो भी लगा सकते हैं, अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो भी ये हमारे क्या रहेंगे, व्यंजन ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण लगा ही होता है। अब हमारा ये का वर्ग है, इसको क्या करना है, आपने बचपन से ही छोटा बड़ा की वर्णमाला जो है वो याद की होगी, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं बहुत सी चीजों में ध्यान हमारा चला जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने में, उनको कवर करने में, तो हम क्या करते हैं जो हमारी वर्णमाला है इसको मोस्टली भूल जाते हैं। लेकिन अब जब हिंदी पढ़ रहे हैं, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस वर्णमाला को अगर याद नहीं है तो आप याद कर लो। याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको रटना है, आप 2-3 बार इसको लिख कर देख लीजिए तो भी आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी, और बार बार इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए बस। हमारा पहला क्या आता है, का वर्ग आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, चा वर्ग आता है, और तीसरा हमारा क्या आता है, ता वर्ग आता है, और चौथा हमारा क्या आता है, ता वर्ग आता है, और पांचवा हमारा क्या आता है, पा वर्ग। यानी हमारे वर्गों की संख्या कितनी होती है, जो हमारे वर्गों की संख्या होती है वो हमारी 5 होती है। कितनी होती है, 5, यानी हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो इसीलिए इसको स्पर्श को ही क्या कहा जाता है, स्पर्श का दूसरा नाम होता है वर्गीय, यानी इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, वर्गों में डिवाइड कर दिया है। अब हमारे देख लीजिए का, अगर आपको इसको याद ही करना है तो आप कैसे याद करते हैं, हमारी 5 फिंगर्स होती हैं और हमारे 5 वर्ग भी होते हैं, तो हम हर वर्ग को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, इस तरह से करके, और इनको 5-5 ही कितने होते हैं, और हमारे वर्णों की संख्या होती है ये भी 5 ही रहती है। अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो कभी भी हमारा कोई भी वर्ण कहीं से मिस नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि ता वर्ग में कौन सा वर्ण आएगा। हमने ता वर्ग तो याद कर लिया, लेकिन हम ये वर्णों की संख्या अपनी जो सीरीज वाइज होती है, जो सिक्वेंस वाइज होती है, उसको भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने हाथ के लेकर याद करेंगे तो आप इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, और आप क्या करते हैं, इसको एग्जाम में भी अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। का वर्ग में हमारा कौन कौन से आ जाते हैं, का, जा, गा, घा और अड़ा। ये हमारे कितने हैं, ये भी हमारे 5 हैं। ये देखिए, अगर चाहे तो आप इसमें हलंत भी लगा लें तो ये हमारे प्योर व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ स्पर्श, यानी स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो आप अगर हल नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। अब हमारे चा वर्ग में कितने आ जाते हैं, चा, छा, जा, झा, हुआ। ये यहाँ पर गलत हो गया, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, जा, झा और हुआ, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा टा वर्ग में क्या आ जाता है, टा, ये डा नहीं, ये ठा है, टा के बाद ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है। और ये हमारा ता वर्ग में क्या आ जाएगा, ता, ता के बाद था के बाद दा, धा और ना। 5-5 ही है, इसको आप आराम से फिंगर्स पे लेके याद कर सकते हैं। पा वर्ग में क्या आ जाएगा, पा, फा, बा, भा और मा। अभी आपको ये शायद ना याद हो, लेकिन अभी किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे NCKG वाले को, तो वो बिल्कुल आंखें बंद करके आपको फटफट ये सारी वर्ड जो है वो आपको पूरी वर्णमाला मात्र 2 मिनट में ही सुना देगा। तो ये सारी चीजें हो गई आपको। और हाँ, ये आपको देख लीजिए, का वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, चा वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है, टा, ता, इस तरीके से इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है। देखिए यहीं पर आपको थोड़ा समझा देते हैं, लेकिन डिटेल्स में आपको क्या करेंगे, डिटेल्स में क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत से वर्ड होते हैं जिनको हम कंठ से उच्चारित करते हैं या तालु से उच्चारित करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम ट्रिक वाइज याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट हमसे यही पूछ लेगा। अब तो वैसे ही आप जानते हैं कंपटीशन का लेवल टफ हो रहा है धीरे धीरे, तो हमें क्या करना है, उसको एक ट्रिक से याद करना है। जब आपकी आगे क्लास होगी कि वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे करते हैं, तो वो भी आपको वहां पर बताएंगे। देखिए का वर्ग में हमारा क्या है, का आप बोलकर देखिए, का को उच्चारित करिए। का कहाँ से आवाज आ रही है, हमारी साउंड कहाँ से आ रही, गले से, यानी कंठ से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंठ हो गया, कंठ या कंठे,
ठीक है, ये हमारा कंठ हो गया। अब हमारा क्या है, चा। चा क्या है, चा। चा को उच्चारित करके देखिए, चा। कहाँ से हमारी जो जीभ जो है वो हमारी कहाँ से टकरा रही है, किस चीज को स्पर्श कर रही है हमारे मुंह में, चा, यानी हमारे तालु को, जिसको तालु को तालु भी करते हैं और तालव्य भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, तालव्य वर्ण। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, टा वर्ग। इसको चाहे तो आप नंबर्स में लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। ठीक है, देखिए टा, ये हमारा कहाँ से उच्चारित हो रहा है, इसको उच्चारित मतलब आप बोल कर देखिए, आप तो पढ़ रहे हैं, चाहे तो उसको जोर जोर से बोलिए, आपको क्या करना है, वहां से बोल कर ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अपने सही बना पाते हैं। टा वर्ग, टा 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 बोलिए, टा। टा, हम जब टा बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंपन ऐसा हो रहा, टा ऐसा करके हमारी जीभ जो है वो अंदर से मुड़ रही है। तो हमारा जैसे हम रीर बोलते हैं, री, तो हमारी जीभ क्या होती है, मुड़ती है, मतलब आगे आकर पीछे तालू में चिपक कर मुड़ जाती है। तो ये क्या होता है, टा। टा ये क्या होता है, मूर्धा, यानी ये क्या होगा, मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा। ठीक है, और हमारा आगे क्या है, ये रह गया चा। हाँ, ये तालव्य वाला भी हो गया। अब हमारा बचा है ता वर्ग। ता को बोलकर देखिए, ता, था, दा, धा, ना, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ कहाँ से टकराती है, हमारे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं स्पर्श व्यंजन, तो हमारी जीभ जो है हमारे मुंह के किस स्थान को स्पर्श कर रही है, किस स्थान को छू रही है, या कहाँ से उसकी रगड़ हो रही है। तो देखिए ता, ता, था, दा, धा, ना, तो हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों से टकरा रही है। दांतों का मतलब ये है, जैसे ये आपका मुंह है, ये आपका ऊपर वाला तालू है, ये क्या है, ये तालू है, और यहाँ पे हमारे दांत है, ये टीथ है हमारे यहाँ पे, और हमारी जीभ जो है वो यहाँ पर टकराती है। इस तरीके से आप बोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जीभ जो है वो कहाँ से स्पर्श कर रही है। इस तरीके से ऐसे स्पर्श करती है ये टंग हमारी, तो ये क्या हो जाता है, हमारे दांतों से टकरा रही है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, दंतव्य या दंत। तो ये हो जाएगा हमारा दंतव्य। इनका उच्चारण कहाँ से होगा, दंतव्य से। ठीक है, और हमारा लास्ट बचा पा वर्ग। हमारा लास्ट क्या बचा है, पा वर्ग। अब पा वर्ग को बोलकर देखिए, आप इसका उच्चारण करिए, कहाँ से हमारे ये वर्ड जो है हमारे मुंह के कौन से स्थान को स्पर्श करेंगे, पा, फा, बा, भा। तो इसमें क्या हो रहा है, ना तो हमारा गला टच हो रहा है, ना तो हमारी जीभ टच हो रही, ना तो हमारा तालू टच हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, हमारे होंठ जो है वो मिल रहे हैं आपस में, कभी मिल रहे हैं कभी खुल रहे हैं। पा, फा, बा, भा, मोस्टली इसमें क्या हो रहा है, हमारे हमारे होंठ जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओष्ठ से उच्चारित हुआ, तो हमारा ये ओष्ठ हो गया। हमारा ये क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। अब यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ता वर्ग का उच्चारण क्या कहाँ से होता है, या ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, या का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, और का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। या ये पूछ लेता है कि हमारा जो अड़ा वर्ण है वो कौन से वर्ग में आता है, या हमसे ये पूछ लेता है कि हमारा छ वर्ग वर्ण जो है वो किस वर्ग में आता है, और इस वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। तो यहाँ से आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। कहते रहिए कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है अगर आप उसको पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करते हैं, और ये सारी चीजें रटने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से मतलब मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं कि हमने कॉपी उठाई, पेन उठाई, बस पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेहनत। हमको मजदूरी नहीं करनी, हमको क्या करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो हम यहाँ पर रटवाने की कोशिश आपको बिल्कुल करवा ही नहीं रहे हैं, आपको सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी कहीं पर कोई गलती हो जाती है, हमने जैसे पहले ही आपसे कहा था, वी आर अ लर्नर, हम सब सीखने आए हैं, ना कि हम बिल्कुल इस तरीके से आपसे बात करेंगे, नहीं जितना आता है हमें ही आता है आपको, तो ऐसा भी गलत होगा। तो कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप बिल्कुल साफ मन से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दें। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजनों के वर्ग।
जो अभी आपको मैंने समझा भी दिया था वहां पर, यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा डिटेल में देख लेंगे ताकि आपको इन चीजों को याद करने में भी आसानी हो जाए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस जब अपना स्मार्ट वर्क शुरू किया तो इसको एक नजर देख लिया। तो इसमें हमारा क्या रहने वाला है, हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने वर्गों में विभाजित होते हैं। हमारे स्पर्श का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, यही थे हमारे। तो हमारे ये टोटल कितने हो गए थे, 5। कितने हो गए थे, 5। 5 में हमारे क्या आ गए थे, हमारे का वर्ग हो गए थे। का वर्ग को हमने क्या कहा था, कंठे कहा था। और हमने क्या कहा था, चा वर्ग को क्या कहा था, तालव्य कहा था। टा वर्ग को हमने क्या कहा था, मूर्धे या मूर्धन्य या मूर्धा। और हमारा ता वर्ग था, वहां क्या था, दंत या दंतव्य। और हमारा पा वर्ग था, वो क्या था, ओष्ठ या ओष्ठ या ओंठ। तो ओंठ को ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर ये भी लिखा होता है ओंठ, और कहीं पर इसको होंठ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, होंठ। तो बात वही रहती है, आप इसमें ये कंफ्यूज मत हुआ करिए कि होंठ क्या है, होंठ क्या है। ओष्ठ तो हमारा आपको पता है, ये हमारा तत्सम शब्द है। ओठ हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अब हमारा क्या है, और हाँ एक चीज मैंने आपको शायद पीछे बताई नहीं, वो आपको भी बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे ये पूछ लेता है, वो कहाँ पे कोई पॉइंट था शायद, आपको बता दीजिए तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन किस में आ जाते हैं। तो हमारे संयुक्त व्यंजन जो है वो हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारे ये देखें यहाँ पर व्यंजनों की संख्या जो हमने 33 बताई थी आपको, कितनी बताई थी, 33 बताई थी। यहाँ पर हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने, 4 हैं। और ये आपसे यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका द्विगुण व्यंजन, इस तरीके से पूछ लेता है कि द्विगुण व्यंजन जो है वो किस में आ जाते हैं। तो आपको क्या किस में आ जाएंगे, जो आपके हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण है वहां पर इनकी गिनती हो जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है तो आप उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए, बल्कि उसको थोड़ा सा माइंड में क्या किया करिए, उसको फ्लैशबैक जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। वहां पे क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन जब हमें समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, बहुत हड़बड़ी कर देते हैं कि ये पता नहीं क्या होगा, तो हमारा माइंड जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल शांत बैठिए, आंखें बंद करिए और 2 मिनट तक अपना रिवाइज करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, और जब जब आप देखेंगे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे वाली जो चीजें होती हैं वो ध्यान में आने लगती हैं। जैसे ही आपको वहां से क्वेश्चन आपका ध्यान आ जाए, आप पीछे बैग आकर उसका ठीक आंसर कर दीजिए। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि हमारे स्पर्शी या संघर्षी या जो हमारे वर्गीय व्यंजन है वो कितने होते हैं, 25 होते हैं, का से लेकर मा तक होते हैं। और स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे 5 वर्ग का, चा, टा, ता, पा। इसको आप इसको इस तरीके से भी याद करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, इनको लाइन से याद करना पड़ता है। तो हमारा इसको इस तरीके से ट्रिक जो हमारी होती है यहाँ पर वो अप्लाई कर देंगे। इसको आप यहाँ से देख लीजिए, कचट और तप, इस तरीके से याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। कचट तप करके चाहे तो आप ऐसे लिख लेंगे तो भी आपको ये बन जाएगी, कचट और तप। अब आप क्या करेंगे, इसको भूल नहीं पाएंगे, इसको लाइन से बिल्कुल लिख लेंगे। अगर आप एग्जाम में भी भूल लें तो आप रफ वर्क जो आपको मिलता है करने के लिए वहां पर आप क्या करें, इसको लिख लें। का के बाद चा वर्ग, चा के बाद टा वर्ग, टा के बाद ता वर्ग और ता के बाद पा वर्ग। ये आपके जो 5 वर्ग हैं वो आपके बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहने वाला है कि पंचाक्षर, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा सा, पंचाक्षर या पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण या नासिक के वर्ण। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ये पंचाक्षर क्या है, पंचम वर्ग क्या है, अनुनासिक वर्ग क्या, क्योंकि वर्ड एक ही है लेकिन हमको इसको बोलने का तरीका अलग अलग बता दिया। जो हमारे ये का वर्ग है, जो इनके वर्णों का जो अंतिम वर्ण होता है, यानी जो हमारे ये वर्ग हैं, इन वर्गों का जो हमारा अंतिम वर्ण होता है, यानी जो पांचवा वर्ण होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पंचमाक्षर या पंचम वर्ग। ठीक है, तो ये 5वां अक्षर होगा क्योंकि हर वर्ग में
5-5 वर्ड होते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अड़ा हो जाएगा, ठीक है। का खा गा घा अड़ा चा छा छा था, ये इस तरीके से हमारे अड़ा वा टा ना मा, इस तरीके से जो हमारे वर्ड आते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं पंचमा अक्षर। और अनुनासिक इनको क्यों कहा गया? अनुनासिक हमने इनको इसलिए कहा क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी जो आवाज जो है, उच्चारण जो है, जो इनकी जो हवा जो है वो हमारे कहाँ रह जाती है? नाक में। यानी जब हम इन वर्ड जैसे अड़ा बोलते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? नाक से आवाज आती है। तो ये हमारा इसलिए हो जाता है नासिक के वर्ण या अनुनासिक वर्ण। और हमारे अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी आपको 5 नंबर याद करना है कि हर कहीं पे इसको 5 नंबर में ही डिवाइड किया गया है। 5 वर्ग बता दिए गए हैं, 5 अनुनासिक वर्ग बता दिए गए हैं और हर वर्ग में हमारे 5-5 वर्ड बता दिए गए हैं। नासिक वर्ड में क्या आ जाएगा? अड़ा आ जाएगा, हमारा वहां आ जाएगा जो हमारा चा वर्ग में आ जाता है, और हमारा अड़ा आ जाएगा जो हमारा टा वर्ग में आ जाता है, और हमारा ना आ जाएगा जो हमारा टा वर्ग में आ जाता है, और हमारा मा आ जाएगा जो हमारे पा वर्ग में आ जाता है। अब इनसे बनने वाले शब्द भी अलग अलग होते हैं। जैसे अड़ा से क्या बन जाता है? अड़ा से सड़क। और वहां से क्या बन जाता है? ये हमारा पतंजलि वाला होता है वहां। और ये हमारा अड़ा क्या होता है? अड़ा, अड़ा किस में आता है? जब हम सब शब्दों को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं तत्सम रूप में यूज करते हैं तो हमारा ये अड़ा आ जाता है। हमारा ना क्या हो जाता है? ना हमारा सीधा सीधा वर्ड यूज होता है। कभी कभी जब हम अनुस्वार का यूज करते हैं तो वहां पर भी ना की ध्वनि जो है वो हमें सुनाई देती है। हमारा माँ, जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो इसका भी उच्चारण हमारे कहाँ हो जाता है? नाक में ही रहता है। तो ये सारी चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी, और फिर भी आपको कोई दुश्वारी हो रही हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा, कोई टॉपिक बचा है पॉइंट कोई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को खत्म करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या किसी नए कॉन्सेप्ट के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। और बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, अपनी मन लगाकर तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। दिस इज महनाज नूरी साइनिंग ऑफ।